भारतीय महाद्वीप के पूर्वी घाट की इन पहाड़ियों में सबरा जनजाति के लोग बसते हैं। तेलुगु भाषा में पहाड़ों को कोंडा कहा जाता है, इसलिए आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में बसे सबरा को कोंडा सबरा कहते हैं, जो वहां पर पाए जाने वाले 12 आदिम जनजातियों में से एक है। उड़ीसा के पूर्वी घाट के पहाड़ों पर रहने वाली सबरा जनजाति को उड़ीसा में पर्वत सबरा कहा जाता है। सबरा जनजाति भारतीय महाद्वीप में आर्यों के आने से पहले से थे। ऐतिहासिक, पुरातात्विक और पौराणिक प्रमाण मिलते हैं जो सबरा सभ्यता और उसके राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक उपलब्धियों को बयां करते हैं। इनका जिक्र रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी है। वेदों के श्लोकों में इसे निषाद कहा गया है। इतिहास में सबरा शासकों का आर्य और द्रविड़ के साथ युद्ध की भी चर्चा है। 500 ईस्वी में चेरो जनजाति ने सबरा जनजाति को शाहाबाद के पठार से भगा दिया और तब ये लोग दक्षिण की ओर गए और सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में बस गए। इन पर अतिक्रमण होता रहा और अंततः पूर्वी घाट के दुर्गम पहाड़ों पर ये जा बसे। महाभारत में पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वत पर किया था। महेंद्रगिरी पर लोगों ने अर्जुन, कुंती और भीम के नाम से 1-1 किलोमीटर की दूरी पर 3 मंदिर बनवाए हैं, जिनमें शिव की पूजा अर्चना आज भी होती है। यहाँ के कुछ कोंडा सबरा अपने को भीम का वंशज मानते हैं, इसलिए ये अपने आप को भीम सबरा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामायण में रामचंद्र जी को बेर खिलाने वाली सबरी सबरा जनजाति की ही थी। कोंडा सबरा की सबसे बड़ी आबादी आंध्र प्रदेश में है, जो अधिकांशतः श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिले में ही है। आंध्र प्रदेश में कोंडा सबरा की कुल आबादी 1999 की जनगणना के मुताबिक 1,05,465 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 52,997 है और महिलाओं की 52,468 है। उनके बीच साक्षरता दर 13.68% है, जिसमें मर्दों की 22% और महिलाओं की 7% है, जो राज्य की तुलना में बहुत ही कम है। कोंडा सबरा कोल मुंडा ग्रुप के ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के सबरा भाषा बोलते हैं। ऐसे ये लोग तेलुगु भाषा भी बोल लेते हैं। इनकी औसतन लंबाई 5 से 5.5 फीट होती है, लेकिन इनमें 6 फीट के भी लोग पाए जाते हैं। रंग गेहुआ, बाल घुंघराले और नाक चौड़ी होती है। चेहरे पर मूछ, दाढ़ी हल्की और शरीर के अन्य हिस्सों पर बाल भी हल्के होते हैं और इनका चेहरा छोटा होता है। आदिकाल में तो ये लोग नग्न अवस्था में ही रहते थे। धीरे धीरे ये लोग कमर पर पत्ते लपेटने लगे, जिससे शरीर के उस हिस्से को जहरीले कीड़े मकोड़ों के दंश से बचाया जा सके। इज्जत ढकना इनका उद्देश्य नहीं था। बाद में पत्तों की जगह कपड़े लपेटने लगे। मर्द घुटने के ऊपर से छोटी सी धोती पहनते हैं, जिसे दुखंडी कहते हैं। जो धोती खरीदने में असमर्थ हैं, वो छोटे कपड़े के टुकड़े को कमर में बांधकर जांघों के बीच से पीछे खोंस लेते हैं। इसे गोची कहते हैं। सिर पर कपड़े की पगड़ी होती है जो लाल या सफेद रंग की होती है, जिसे रबाना कहते हैं। हाट, बाजार या फिर किसी समारोह के मौके पर ये ऊपरी हिस्से में गंजी या शर्ट पहनते हैं, जिसे सांगी कहते हैं। महिलाएं 4 गज लंबे और 4 फीट चौड़े कपड़े को, जो कि साड़ी नुमा होता है, बीचों बीच मोड़कर आधी चौड़ाई की साड़ी को अपने कमर पर चारों ओर से लपेट लेती हैं। इसे जिजी नाम कहते हैं, जो उनके घुटने तक ही होती है। जरूरत पड़ने पर जिजी नाम को ही कमर से थोड़ा खोलकर शरीर का ऊपरी भाग वो ढक लेती हैं। कुछ तो साड़ी को 2 हिस्सों में फाड़कर एक को कमर पर लपेटती हैं और दूसरा हाथ के नीचे से लपेटकर कंधे पर बांध लेती हैं। इससे उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा ढक जाता है। लेकिन नई पीढ़ी नए पहनावे को अपना रही है। इनके बाल बड़े ही साफ सुथरे कंघी किए होते हैं। मर्द और औरत दोनों ही जूड़ा बनाते हैं। औरतें रंग बिरंगे फूल जूड़े में और कान पर लगाना पसंद करती हैं। उनको गहने भी बहुत पसंद हैं, जैसे गले में, नाक में, कान में, चूड़ियां इत्यादि, और पैरों में कड़ा भी पहनती हैं। ये गहने सोने या चांदी के होते हैं। ये लोग साफ सुथरे रहने के आदी हैं।
गांव के आसपास के तालाब और नदी या झरने में ये नहाते हैं और वहीं पर कपड़े भी धोते हैं। मर्द और औरत के नहाने का समय अलग अलग होता है। कोंडा सबरा का मुख्य भोजन चावल या भात है। ये दालें और सब्जियां भी खाते हैं। इनको जंगलों से कई प्रकार का भोजन मिलता है, जैसे कंदमूल, फल, फूल, शिकार किए हुए जानवरों का मांस और मछली उनके भोजन में प्रोटीन की आपूर्ति करता है। पाली हुई मुर्गी, बकरी, सुअर, भैंसा इत्यादि खास मौकों पर जैसे पर्व, त्योहारों या मेहमानों के स्वागत में ये खाते और खिलाते हैं। ये महुआ के फूलों से खुद शराब बनाते हैं, जिसे अबा सलाम कहते हैं। ये इनका प्रिय पेय पदार्थ है और जिसका हर सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा खजूर के पेड़ का रस, जिसे सिंदासलाम, और ताड़ के पेड़ का रस, जिसे सिमांग सलाम कहते हैं, का भी ये सेवन करते हैं। इनका समाज पितृसत्तात्मक है। पिता ही पूरे घर का मालिक होता है। पिता का काम घर चलाने के संसाधन जुटाना है और माँ गृहस्थी का काम, बच्चों को पालना और मौके के हिसाब से पिता के कामों में हाथ बटाती है। जंगल से फल फूल और लकड़ी लाने का काम भी महिलाओं का होता है। इनके समाज में महिलाओं को खासकर सामाजिक और अन्य रीति रिवाजों के संबंध में महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाओं का स्थान पुरुषों के बराबर का होता है। घर में पानी लाने का काम महिलाओं का होता है। घर की साफ सफाई, लीपा पोती सब महिलाएं करती हैं। घर का खाना भी बनाती हैं और पति को खेत पर खाना भी पहुंचाती हैं। पुरुष प्रधान इनके समाज में स्वजातीय और अंतरजातीय सामाजिक संबंधों को संयमित रखने के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था पहले से थी। सामाजिक नेता गमांग, धार्मिक नेता बुइया, कुदान और देशारी होते हैं। धार्मिक और सामाजिक रस्म कुदान ही करवाते हैं। कुदान की पत्नी कुदान बोई बीमार लोगों का इलाज जड़ी बूटियों से या झाड़ फूंक से करती है। ये गर्भवती महिलाओं का प्रसव भी करवाती है। इनके गांव के बसने की जगह का चयन और वक्त का निर्धारण उनके धार्मिक गुरु बुइया और देशारी करते हैं, लेकिन पंचायती राज के आने से इन पर असर पड़ा है। सबरा हमेशा अकेले ही घर बनाते हैं। वे कभी भी किसी अन्य जनजाति या दूसरे किसी स्थानीय जाति के साथ घर नहीं बनाते। उनका घर पहाड़ों की ढलान पर एक कतार में होता है। सब घर एक दूसरे से सटे होते हैं। इनका मोहल्ला या गांव दूसरे जनजाति या जाति के मुख्य गांव से 2-3 फर्लांग की दूरी पर ही होता है। ये लोग पहाड़ी की ढलान पर, जंगल के किनारे, पहाड़ी झरना, नदी या नाले के पास ही घर बनाते हैं। इससे उन्हें पानी और जंगल से जलाने की लकड़ी और कंद मूल फल लाना आसान हो जाता है। पानी होने से धान, जिसे पूदू कहते हैं, की खेती भी आसानी से वो कर लेते हैं। इनके गांव में घरों की कतार पूरब से पश्चिम होती है और घर में प्रवेश उत्तर या दक्षिण से होता है। उनके बीच पूरब पश्चिम प्रवेश का घर नहीं होता, क्योंकि गर्मी के दिनों में चलने वाला तूफान इसे क्षति पहुंचा सकता है। एक मान्यता उनके बीच बड़ी गहरी है, जो कि किंवदंती से जुड़ी है। एक सबरा ने पूरब पश्चिम मुंह का घर बनाया तो बाघ ने उसे मार डाला। कोंडा सबरा ये मानते हैं कि मनुष्य के शरीर का आगे का हिस्सा उत्तर है और पीछे का हिस्सा दक्षिण, इसलिए घर का भी आगे और पीछे उत्तर दक्षिण होना चाहिए। जब इनके गांव में परिवारों की संख्या 10 से 15 रहती है तो इनके घर एक ही कतार में एक दूसरे से सटे होते हैं और एक एक हिस्से में एक एक परिवार रहता है और जानवरों के लिए अपने घर के ठीक सामने या पीछे झोपड़ी डाल देते हैं। जब घर के बेटों का परिवार होता है और परिवारों की संख्या 10-15 से ज्यादा हो जाती है तो फिर घरों की दूसरी कतार बनाई जाती है, जो पहले के समानांतर और आमने सामने होती है। जानवरों के घर को दूसरी जगह बना देते हैं। कहीं कहीं तो सुअर और गायों के रखने की जगह घरों के कतार में ही अलग से बना देते हैं। कुछ में तो घर के 2 कतारों के बीच में ही सुअर और गाय रखने का घर बना दिया जाता है। घरों और कुछ गांवों में जानवरों को रखने के लिए तीसरी कतार ही बना देते हैं। इनके घर में 3 हिस्से होते हैं, आगे और पीछे का बरामदा जिसे दुआरा कहते हैं, और तीसरा एक बड़ा कमरा होता है। इसी बड़े कमरे में सोने की जगह, पूजा का स्थान और खाना बनाने की जगह होती है। इसी कमरे में एक कोने में धान कूटने के लिए ओखली होती है, जिसे ये लोग रानोल और लावोनेल कहते हैं।
घर की दीवार भी ज्यादातर पत्थर, मिट्टी और ईंट की ही होती है। घर की ऊंचाई भी कम रखी जाती है, जिससे आंधी तूफान का असर इन पर कम होता है। सर्दी में ये शीतलहर से भी बचाता है। घर के ऊपर फूस का छप्पर होता है, जो कि जंगल से जमा किया गया घास का होता है। लेकिन आजकल ईंटों के पक्के मकानों के ऊपर एस्बेस्टस का छप्पर वाला घर भी देखने को मिलता है, जो कि सरकारी मदद से बनता है। लेकिन घर का नक्शा वगैरह नहीं बदलता। सबरा के गांव का नाम उनके आसपास पाए जाने वाले पेड़ों के नाम पर पड़ता है। जैसे विपुमानु गुड्डा के पास विप्पा यानी महुआ का पेड़ का समूह है, वैसे ही रेगुलागुड्डा के पास रेगू के पेड़ हैं। घरों में खिड़की या रोशनदान नहीं होता, जिससे घरों में गर्म हवा या ठंडी हवा सीधे नहीं आती। घर के अंदर और बरामदे पर लकड़ी की छत बनाकर सामान रखने की जगह बनाई जाती है। इस लकड़ी की छत को यादा कहते हैं। इससे घर गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहता है। ये घर की दीवारों को लाल, पीला या काली मिट्टी के रंग से रंगते हैं। ये अपने घर की दीवारों पर बाहर की तरफ एक खास तरह की आकृति बनाते हैं, जिसे एडिसुंग या लिंगोर कहते हैं। यह आकृति अपने पूर्वजों के सम्मान तथा घर और परिवार को आपत्तियों से बचाने के लिए बनाते हैं। वे एडिसुंग की पूजा भी करते हैं। कुछ तो दीवारों पर चित्रकारी करते हैं और दीवारों को सजाने के लिए उसमें रंग भी भरते हैं। इनकी दीवारों पर की जाने वाली चित्रकारी ने बहुतों को लुभाया है। हैदराबाद में तो सबरा जनजाति के कुछ अच्छे चित्रकारों की कार्यशाला आयोजित की जाती है। उनकी इस कला को दीवारों से कागज और कपड़ों पर ला दिया गया है। दुनिया भर के लोग उनकी इस कला को सराहते हैं। इससे सबरा जनजाति के लोगों को जीविकोपार्जन का एक और साधन मिल गया है। कोंडा सबरा पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेतों में और इन नदियों की घाटियों में धान यानी कि पोद्दू की खेती करते हैं। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, चना और गन्ना भी उगाते हैं। बलुआ मिट्टी में दाल, मूंगफली, मिर्च उगा लेते हैं। अब तो ये लोग हल्दी और अदरक जैसी नगदी फसलें भी लगाते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा आमदनी होती है। खेती बाड़ी और शिकार में काम आने वाले उनके औजार ये हैं। कोंडा सबरा के खेत उनके गांव से दूर होते हैं, इसलिए खेती करने के लिए पूरा परिवार समेत अपने खेतों पर वो डेरा डाल देते हैं और कुछ दिन वहीं रहकर खेती करते हैं। जैसे एक बार फसल लगाने के लिए और फिर दोबारा फसल काटने के लिए वो वहां डेरा डालते हैं। ये लोग जंगलों में शिकार और कंदमूल का संग्रहण करते हैं। जंगल से ये जलावन की लकड़ी के साथ साथ औजारों और गृह निर्माण के लिए लकड़ी भी लाते हैं। कुछ लोग जंगल से लकड़ी लाकर बाजारों में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इसी तरह अन्य छोटे मोटे जरूरत के सामान के अलावा जंगल में लघु उपज जैसे महुआ, इमली वगैरह का भी संग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। कोंडा सबरा दूसरी जाति के बड़े किसानों के पास खेतिहर मजदूर का काम भी करते हैं। ये लोग सड़क निर्माण, गृह निर्माण और ईंट के भट्टों में काम करके अपना जीवन चलाते हैं। ये लोग बांस और लकड़ी के जरूरत के सभी सामान बनाने में दक्ष होते हैं, लेकिन उनमें बारीक कारीगरी नहीं है। बांस से भी घर में और खेती में काम आने वाले सामान बना लेते हैं। कुछ लोग इसे बाजारों में बेचते भी हैं। ये लोग पशुपालन आदिकाल से ही कर रहे हैं। ये खासकर गाय, भैंस, बकरी, सुअर और मुर्गी का पालन करते हैं। ये पशुधन उनके लिए खेती के काम में आते हैं और मौके पर भोजन भी बन जाते हैं। अगर नगद की जरूरत होती है तो ये पशुधन को बेच भी देते हैं। ये लोग अपने जानवरों को आसपास चराकर ही पालते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार का सामाजिक और आर्थिक पहलू में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी बाजार में वो लोग आसपास के गांव के रिश्तेदारों और परिजनों से मिलते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी और बिक्री करते हैं। जंगलों से जमा की गई वनोपज हो या खेतों की उपज, और अपने जानवरों को ये लोग यहीं बेचकर अपनी रोजमर्रा की जरूरत के सामान खरीदते हैं। इसमें बड़े बूढ़े, औरत मर्द, बाल बच्चे सभी जाते हैं। कोंडा सबरा जनजाति में जन्म और मरण के समय का विधान है। जन्म के समय मां घर के बाहर बरांडे में या जानवरों के घर में चली जाती है और वहीं बच्चे को जन्म देती है। जन्म के बाद लड़की होने पर 3 दिन और लड़का होने पर 6 दिन तक बाहर ही रहती है। ये लोग 9 दिन तक छूत मानते हैं और महिला घर का कोई काम नहीं करती और न ही घर के किसी सामान को छूती है। बच्चे के जन्म के 9 दिन बाद पूजा और अनुष्ठान द्वारा उसे पुनः शुद्ध किया जाता है।
बच्चे के नामकरण संस्कार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कुदान घर में ही बरामदे पर पूजा करता है। जमीन पर आटे से आकृति बनाकर उस पर चावल, फिर कलश और उसके बाद नारियल रखकर पूजा की जाती है। कलश के ऊपर साड़ी या धोती का झूला बनाकर बच्चे को झुलाकर नाम रखते हैं और गांव वालों के बीच प्रसाद बांटा जाता है। इस जनजाति की लड़की के पहले मासिक धर्म के अवसर पर व्यापक समारोह का आयोजन होता है। इसे आसान डेल कहते हैं। इस अवसर पर दूसरे गांवों में रिश्तेदारों को न्योता भेजा जाता है और पूरे गांव को भी बुलाया जाता है। पूजा पाठ के बाद क्षमता के हिसाब से बकरा या भैंस की बलि होती है। इसमें नाच गाना भी होता है। पूरे गांव को और बाहर से आए गए रिश्तेदारों को इसी का मांस और भात का भोजन कराया जाता है। जो मांस बच जाता है उसके छोटे पैकेट बनाकर दूर से आए रिश्तेदारों को दे दिया जाता है, जिससे वे अपने घर में पकाकर घर वालों को भी खिला सकें। भोज में मांस और भात के अलावा भी इच्छानुसार चीजें खिलाई जाती हैं, जैसे पकौड़े, मिठाइयाँ या फिर केले। खाना केले के पत्ते पर ही खिलाया जाता है। सबरा में बाल विवाह और वयस्क विवाह दोनों की मान्यता है। बाल विवाह ज्यादातर माता पिता ही तय करते हैं और लड़के के पिता इसकी अगुवाई करते हैं। लेकिन वयस्क विवाह में युवक युवती एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऐसी शादी को पनकुई कहते हैं। ये लोग कई जगह और मौके पर एक दूसरे के बात व्यवहार को जांचकर शादी के लिए हामी भरते हैं। इस मेलजोल में शारीरिक संबंध भी हो जाता है और अगर लड़की गर्भवती हो जाती है तो लड़के पर शादी का दबाव होता है। लेकिन इसके बाद भी अगर लड़का शादी नहीं करता तो उसे गर्भ के बच्चे के लालन पालन के लिए कुछ धन देना होता है, जिसे जरम कहते हैं। गर्भवती लड़की को समाज में नीचा नहीं देखा जाता और उसकी शादी जल्द ही बड़ी आसानी से हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये साबित हो गया है कि लड़की गर्भ धारण कर सकती है। वयस्क शादी में जब लड़के लड़की की हामी हो जाती है तब इसे औपचारिक रूप देने के लिए तय किए गए दिन में अपने परिजनों के साथ लड़की बारात लेकर गाजे बाजे के साथ लड़के वालों के घर जाती है। लड़की वाले शराब लेकर जाते हैं, जिसे थोड़ा पीकर लड़के के घर पर रख देते हैं। लड़के का पिता अपनी सहमति दिखाने के लिए रखी शराब को थोड़ा पीकर उसे गांव वालों में बांट देता है और तब शादी की रस्म शुरू होती है। लड़के के पिता को कन्या मूल्य देना होता है, जिसे वोली कहते हैं। शादी कुदान द्वारा कराई जाती है। इसमें 4 तरह की शादी की विधि को मान्यता है। आर्थिक रूप से कमजोर लड़का किसी लड़की के घर में काम करता है और उसी लड़की से शादी होती है तो इसे किन्नरसुन कहते हैं। लड़की देकर लड़की लाना यानी अपनी बहन की शादी उस घर में करके उस घर की लड़की से शादी करने को उलाई बोई कहते हैं। इसमें भगाकर शादी करने की परंपरा को भी मान्यता है। इसे दिंग दिन वोई कहते हैं। इस तरह की शादी में खर्च कम होता है, इसलिए ऐसी शादियां ज्यादातर देखने में आती हैं। यहां एकल पत्नी प्रथा प्रचलित है, लेकिन अगर बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया है तो वो उसकी पत्नी को पत्नी के रूप में रख सकता है। इसमें पति पत्नी दोनों का ही तलाक का बराबरी का हक है। कोंडा सबरा मूल रूप से प्रकृति के पुजारी हैं। ये प्रकृति की सभी शक्तियों का पूजा करते हैं, जैसे पहाड़, नदी, जंगल, सूरज, आंधी, वर्षा आदि आदि। इनकी रिहाइश जिस तरह पहाड़ और उसके ढलान पर है और जीवन का हर पहलू, खाना पीना, रहना, सब कुछ प्रकृति पर पूर्ण आश्रित है। इन्हें प्रकृति की पूजा उपासना अनिवार्य लगता है। इसलिए इनके बीच कई प्रकार की दैवीय शक्तियों का मान प्रचलित है। पूरे गांव की सुरक्षा और कुशलता के लिए ये ग्राम देवता, जिसे ये गुसादा कहते हैं, की पूजा करते हैं। इनका विश्वास अच्छे बुरे प्रेत आत्माओं में भी है। इनके बीच मृतक को जलाने की प्रथा है, लेकिन जलाने का काम ये दिन में ही करते हैं। गांव वाले जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके गांव से दूर एक निश्चित स्थान पर लकड़ियां जमा करते हैं और लाश को जला देते हैं। इस जगह को किंटोल कहते हैं। लाश को जलाने के बाद सभी लोग किसी नदी या झरने में नहाते हैं और गीला कपड़ा पहने घर चले आते हैं। दूसरे दिन वे लोग राख को इकट्ठा कर शमशान में जमीन में गाड़ देते हैं और उस पर पेड़ की एक टहनी लगा देते हैं। उस पर एक पत्थर वो रख देते हैं। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए आकस्मिक मरने वालों को वे गाड़ देते हैं, जलाते नहीं। मृत व्यक्ति की आत्मा को कोलबान कहते हैं।
मृतक के कुलबान को पूर्वजों की आत्मा में शामिल करने के लिए गुआर पूजा का आयोजन किया जाता है। इसे करने की जल्दी होती है और मृत्यु के साल 2 साल या जब भी अच्छी फसल हो किया जाता है। उनके धार्मिक गुरु देशारी के निर्देश में इसका आयोजन होता है। इसमें मृत व्यक्ति के घर वाले 3 तांबे की अंगूठी और बलि के लिए भैंस लाते हैं। भैंसों की संख्या उसकी माली हालत पर निर्भर करती है। इसमें पूरे गांव के लोग भी हिस्सा लेते हैं और वे लोग भी अपने पूर्वजों की आत्मा को भेंट चढ़ाने के लिए भैंस, मुर्गी वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं। तब देशारी के निर्देश पर पूर्णिमा का दिन तय होता है। गांव वाले अपने सभी रिश्तेदारों को न्योता भेजते हैं, जो सब शराब, चावल और पैसे लेकर इसमें शामिल होते हैं। तय दिन से एक दिन पहले कुदान पूर्वजों का आह्वान करता है और चढ़ावा चढ़ाता है। इसके बाद सारे दिन लोग खाते पीते हैं, नाच गाना होता है। दूसरे दिन सवेरे ही वे लोग शमशान में, जहां समाधि है, पूजा अर्चना और नाच गाना करते हैं और भैंसों की बलि देते हैं। भैंसों के दिल को पकाकर कुदान मृत व्यक्ति की आत्मा या कुलबान का आह्वान करते हैं और उन्हें ये भोजन भेंट करते हैं। इसके बाद लोग घर चले आते हैं और हाथ पैर धोकर थोड़ा सा मांस भात पकाकर पहले बड़े बुजुर्ग और फिर गांव वाले खाते हैं। बचे हुए मांस के छोटे छोटे पैकेट बनाकर दूर से आए संबंधियों को दे देते हैं, जो इसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। सामूहिक रूप से अपने पूर्वजों को याद करने के लिए कोंडा सबरा हर 2 साल में गुआर त्योहार मनाते थे, लेकिन अब वे अपनी माली हालत से मजबूर होकर 5-6 साल में एक बार गुआर त्योहार मनाते हैं। अपने पूर्वजों को व्यक्तिगत तौर पर याद करने और उन्हें चढ़ावा चढ़ाने के लिए लतहार पूजा का आयोजन भी किया जाता है। इन सब के अलावा इनके बीच कई तरह के और त्योहार हैं। जिंदगी के हर एक पहलू को ये त्योहार के रूप में मनाते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर धार्मिक हो। इनमें सभी प्रकार की फसल को लगाने का, काटने का और खाने का त्योहार है। जन्म और मरण को भी ये त्योहार की तरह मनाते हैं और हर मौके पर नाच गाना जरूरी होता है, इसलिए लोग नाच गाने की कला में प्रवीण होते हैं। कुछ सबरा ने इसे जीविका बना लिया है और दूसरी जाति और जनजाति के उत्सवों में ये नाच गाकर जीविका चलाते हैं। इनकी धार्मिक अवधारणा प्रकृति की ओर है, लेकिन इनका झुकाव हिंदू धर्म के प्रति भी देखा जा सकता है। कुछ कोंडा सबरा तो वेंकटेश्वर के मंदिर में अपने बाल भी कटवाकर चढ़ाते हैं। ये दशहरे में जकारी और दुर्गा पूजा दोनों ही करते हैं। इनके बीच ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। कुछ गांव में गिरजा घर देखने को मिलते हैं। अन्य समाजों की तरह कोंडा सबरा जनजाति में भी समय के साथ साथ बदलाव आए। आज अक्षर ब्रह्मा की भी पूजा करते हैं। सबरा भाषा के सभी अक्षरों से ये एक आकृति बनाते हैं, जिसे अक्षर ब्रह्मा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एसपी मंगैया यानी सबरा पंडित मंगैया को उड़ीसा के रायगढ़ में 18 जून 1936 में पत्थरों से आवाज आई थी कि यही सबरा अक्षर है और इसकी पूजा करो। वो दिन बृहस्पतिवार का था, जिसे सबरा भाषा में लक्षवर कहते हैं। इसलिए हर गांव में हर बृहस्पतिवार को अक्षर ब्रह्मा की पूजा होती है, जिसे लक्षवर पूजा कहते हैं। इसकी पूजा वे मंदिरों में और घरों में करते हैं। इस पूजा को गुरु करवाता है और पूरे गांव के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं और भजन कीर्तन होता है। ये सबरा जनजाति की अक्षरों से लगाव और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ाने के प्रयास जैसा देखा जा सकता है। अक्षर ब्रह्मा की पूजा एक आंदोलन है जो इस समाज में साक्षरता ला रही है। इस आंदोलन से उम्मीद की किरण बनती है कि आंध्र प्रदेश की कोंडा सबरा जनजाति साक्षरता से लैस होकर प्रदेश के अन्य विकसित और प्रगतिशील जनजातियों की श्रेणी में आकर अपना भविष्य संवारेगी।